नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। फिया को आज बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने घर वालों को कैसे समझाए, उन्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाए कि वह वाकई में करण से बहुत प्यार करती है और करण भी उससे। और सबसे बड़ी बात यह है, फिलहाल किसी भी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अभी उसे और पढ़ना है, पढ़ाई पूरी करनी है। वैसे भी ये उसके कॉलेज का आखिरी साल है। इसके बाद उसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में नाम बना के अपना सपना पूरा करना है। पर उसके दादाजी यशवंत सिंघानिया जी उसकी बात मानने या सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो फिया के मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने की जिद से तंग आ चुके हैं और अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि या तो फिया चुपचाप से अपना कॉलेज ख़त्म करे और उनका परफ्यूम्स का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, या फिर अब वो उसकी शादी कर देंगे। फिया अभी बैठकर इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक नौकर ने आकर कहा, मैडम आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। फिया अच्छे से जानती थी कि दादाजी उसे क्यों बुला रहे हैं, इसीलिए उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए कहा, उनसे कहो मैं आ रही हूँ। यह कहकर फिया ने जाकर सबसे पहले अपना मुंह धोया और सीधे अपने दादाजी के पास उनके कमरे की तरफ जाने लगी, पर इस वक्त वह उसकी तरफ ही आ रहे थे। उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा, तुमने क्या कसम खा ली है कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी? मैंने तुम्हें साफ तौर पर मना किया था कि तुम किसी भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं जा रही हो। इसके बाद भी ये तुम्हारे लिए ये सारे लेटर पता नहीं किन किन एजेंसी से क्यों आ रहे हैं। फिया ने हकलाते हुए कहा, वह दादाजी मैंने कुछ मॉडलिंग और कुछ एड एजेंसीज को अपनी फ़ोटो भेजी थी। उन लोगों ने शायद मेरी फ़ोटो देखी होगी और शायद उन्हें मेरी फ़ोटो पसंद आई होगी, इसीलिए ये सब। फिया अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उसके दादाजी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यशवंत सिंघानिया जी, जब मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि तुम किसी भी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाओगी, तुम्हें वह बात समझ में क्यों नहीं आती? एक बात कान खोलकर अच्छे से सुन लो, सिंघानिया खानदान की औरतें इस तरीके के दिखावटी धंधों में नहीं जाती हैं। हम बिजनेस वालों का परिवार है, अगर कुछ करना है तो बिजनेस करो। ऐसे घटिया प्रोफेशनल में क्या क्या होता है वो सब तुम मुझसे बुलवा कर मुझे मेरी जबान खराब करने के लिए मत मजबूर करो, वरना इस इंडस्ट्री के काले चिट्टे में बहुत अच्छे से जानता हूँ और समझता हूँ। ये कहकर यशवंत सिंघानिया जी गुस्से होकर उल्टे पैर फिया के कमरे से बाहर चले आए और जाते जाते फिया के सामने उन सभी लेटर्स को ज़मीन पर पटकते हुए गए थे। फिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने दादाजी के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी और करण को और उन दोनों का सपना को इस तरह तोड़ना अभी भी नहीं चाहती थी। फिया ने चुपचाप से उन सभी लेटर्स को उठाया जिनमें और वापस अपने कमरे के अंदर आ गई। इन लेटर्स में उसकी फोटोज को सराहा गया था। वह सभी मॉडलिंग एजेंसीज उसके साथ काम करना चाहती थीं, हालांकि किसी को भी इतनी आसानी से मॉडलिंग बनने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि फिया का कॉलेज शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था और इसीलिए लगभग हर किसी मॉडलिंग एजेंसी की नज़र इन कॉलेज पर होती है ताकि यहाँ से नया डाल निकल कर आ सके। मॉडलिंग एजेंसी वैसे भी हमेशा ही नए और खूबसूरत चेहरों की तलाश में रहती है और फिया ने भी तो अभी अभी अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन कंपटीशन जीता था और इसीलिए उसके पास इतने ऑफर्स आ रहे थे।
इन लेटर्स को हाथों में लेकर फिया यहीं काफ़ी देर तक बैठी रही और जब कुछ समझ में नहीं आया तो आखिर में परेशान होकर फिया ने करण को फ़ोन किया। करण, हेलो फिया, क्या हुआ, कैसी हो? फिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ आकर एक बार दादाजी से मिल लो, पर तुम हो कि उनसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो। करण, फिया मेरी जान, मैंने मिलने से इनकार कहाँ किया है। मैं मिलूँगा, पर मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अभी मैं उनसे किस तरह से मिलूँ। तुम्हारा परिवार शहर के सबसे ज़्यादा रईस परिवारों में से एक है। मैं उनके सामने किस मुँह से जाऊँगा? अभी मुझे अपनी एजेंसी सेट करनी है, पहले थोड़ा अपना नाम बनाना है। करण अभी बोल ही रहा था कि फिया ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, तब तक दादाजी मेरी शादी कहीं और करा देंगे। करण, तो तुम उनकी बात मानकर उनका परफ्यूम बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? फिल्म इंडस्ट्री में आगे तुम्हारे कैरियर को बनाने के लिए हूँ ना मैं। 2-4 साल बाद उनकी नौकरी कर लो, उससे हमारी एजेंसी के लिए अच्छा खासा फंड भी हो जाएगा। फिया को यही समझ में नहीं आ रहा था कि करण ऐसा कैसे बोल सकता है। करण अच्छे से जानता है कि फिया मॉडल बनना चाहती है। प्रकरण ने फिया की मन की बात की परवाह न करते हुए आगे कहा, इसके बाद मैं चाहूँ तो नौकरी छोड़ देना, तब तक मैं अपनी एजेंसी सेटअप कर लूँगा तो तुम मेरे पास आराम से काम कर पाओगी। फिया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं हमेशा से मॉडल बनना चाहती हूँ। मुझे दादाजी के परफ्यूम बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैं हमेशा से ही इसी माहौल में बड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मॉडल बनना है। ये कहकर फिया ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद करण ने उसे दोबारा फ़ोन किया और मना लिया। दरअसल फिया करण को इतना प्यार करती थी कि वह उससे ज़्यादा देर के लिए नाराज़ रहे ही नहीं पाती थी। इस सब का कारण शायद उसका अतीत ही था कि उस किसी ने रिश्ते को तोड़ने में बहुत डर लगता था। दरअसल फिया के पापा ने उसकी माँ से प्यार तो किया था, पर उन्हें कभी भी अपना नाम नहीं दे पाए और आखिर में एक दिन जब फिया भी माँ नहीं रहीं, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है और इसी वजह से वह फिया को सिंघानिया हाउस ले आए। इस सब का फिया के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। फिया को जैसे रिश्ते टूटते हुए बर्दाश्त ही नहीं थे। इसी डर के चलते फिया ने ना कभी किसी से कोई शिकायत की और ना ही अपना हक मांगा, और जब उसकी ज़िंदगी में करण आया तो फिया उसकी होकर रह गई। करण थोड़े ही समय में उसकी ज़िंदगी बन चुका था और फिया उसके साथ एक प्यार भरी शादीशुदा ज़िंदगी और एक अच्छा सफल कैरियर ये सपने देखने लगी थी। फिया अपने दादाजी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी उसके मम्मा पापा के जाने के बाद अब दादाजी ही उसका इकलौता सहारा थे। पूरे घर में एक वही तय जो थे, शायद उसे प्यार करते थे, और एक उन्हीं के डर की वजह से अब तक उस किसी ने घर से नहीं निकाला था। बार उसकी सौतेली माँ नीलम का बस चलता तो वो कब का फिया को सिंघानिया हाउस से बाहर निकाल चुकी होती। आज की शाम जब दादाजी वापस घर आए तब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने फिया को एक फ़ोटो देते हुए कहा, ये फ़ोटो देख लो, मैंने तुम्हारे लिए इस लड़के को चुना है। ओबराय खानदान का इकलौता वारिस और बिजनेस सर्कल में इसका बहुत बड़ा नाम है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा बेहतर रिश्ता आ सकता है। फिया अपने दादाजी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी।
उसने फोटो को बस एक नज़र देखा और अपने सामने से हटाते हुए कहा, दादाजी, मैं किसी को प्यार करती हूँ। यशवंत सिंघानिया जी, तुम किससे प्यार करती हो? उस फटीचर कर्ण से जिसकी कोई औकात नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि कल को उसके साथ शादी करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? और मेरी बच्ची, तुम ये समझने की कोशिश करो, उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट है। वो भरोसा के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं बार बार समझा रहा हूँ। अगर आज तुम ये घर छोड़ देती और मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देता तो कर्ण तुम्हें इसी वक्त छोड़ देगा। फिया कहती है, नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मुझे सच में प्यार करता है। फिया अपने दादाजी की बात समझने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई और उसके बाद दादाजी ने गुस्से में कह दिया, अगर इतना ही प्यार है तो छोड़ दो घर। अब या तो तुम सिंघानिया खानदान में रहोगी या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करना। फैसला तुम्हारे हाथ में है, पर ये सोच लेना कि अगर एक बार तुमने मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा तो दोबारा अपने नाम के आगे सिंघानिया नहीं लगाओगी। दादाजी ने जितने गुस्से में ये बात कही वहीं जानते थे, पर फिया ने भी खून को आखिर सिंघानिया का ही था, इसीलिए फिया ने भी गुस्से में घर छोड़ दिया। फिया के पहला प्रोजेक्ट में उसे सेकंड लीड का रोल मिला था और उसी एजेंसी की एक मॉडल कालिंदी को मैं लीड का पार्ट करना था। कालिंदी को पूरा यकीन था कि वो फिया को पूरे एड से कहीं भी नहीं दिखने देगी, इसीलिए कालिंदी ने अपने लिए एक खूबसूरत सा ड्रेस चुना था। वहीं स्टाफ से कहकर फिया के लिए एक साधारण सी मिनी ड्रेस निकलवाई थी। बैक प्रोजेक्शन में जब जानते थे कि ड्रेस अच्छी नहीं है और कालिंदी की ड्रेस के सामने बहुत फीकी लगेगी, पर क्योंकि कालिंदी वह अपने से काम करती थी, इसीलिए किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। पर जब ऐड बन के सामने आया तब हर कोई कालिंदी के पीछे खड़ी फिया की तारीफ कर रहा था, क्योंकि फिया की हाइट कालिंदी से ज़्यादा थी और उसके खूबसूरत लेग्स उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। कालिंदी ने फिया को शॉर्ट ड्रेस देकर उसके खूबसूरत लेग्स को दिखलाने का मौका दे दिया था, जिसकी वजह से फिया रातों रात कंपनी पसंद बन चुकी थी। पर फिया को मिले हुए इस प्रोजेक्ट से उसे साथ वाले खुश नहीं थे। उसके साथ वालों ने उसे बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, पर फिया धीरे धीरे करके अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ती जा रही थी। इधर दूसरी ओर कर्ण भी एजेंसी धीरे धीरे सेटअप कर रहा था। फिया भी समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद कर देती थी। फिया इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों कर्ण से ही मदद कर रही थी। मीडिया रिपोर्टर ने जैसे ही फिया को कार से उतरते हुए देखा, सारे के सारे उसकी फ़ोटो खींचने लग गए और फौरन जाकर उससे सवाल करने लगे। सभी ने कर्ण की ओर देखकर कहा, आप ये कैसे? आप तो स्टारकिंग एंटरटेनमेंट के मालिक कर्ण हैं ना? तो कर्ण ने मुस्कुराकर फिया के गले में हाथ डालते हुए कहा, हाँ, मैं वही कर्ण हूँ और फिया का मंगेतर हूँ। हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये खबर एक बार जैसे ही बाहर निकली, मीडिया हाउस में आग सी फैल गई। हर कोई अब फिया और कर्ण की साथ में फोटो छाप रहा था और लोग उस पोस्ट को बार बार शेयर कर रहे थे। लोगों को वैसे भी मॉडल्स की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात ये थी कि इतना खुलकर कोई भी मॉडल कभी भी अपने रिश्ते के
बारे में स्वीकार नहीं करती जितना फिया ने कर लिया था। खैर, जैसे ही मीडिया ने उसका पीछा छोड़ा, डिनर के लिए दोनों जाकर अपनी रिजर्व टेबल पर बैठ गए। टेबल पर बैठते ही फिया ने करण की ओर देखकर कहा, ये रिपोर्टर कहाँ से आ गए हैं? करण, अरे आ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, आ गए तो अच्छा ही हुआ ना। इस बहाने सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया और थोड़ी फ्री भी पब्लिसिटी मिल गई। फिया, हाँ वो तो ठीक है, पर इतनी जल्दी हमें मुझरे रिश्ते के बारे में मैडी को नहीं बताना चाहिए। तुम तो जानते हो, मैरिड या जो मॉडल रिलेशन में हो उनके साथ कोई भी ब्रांड काम नहीं करना चाहता। करण, हाँ वो तो है, पर अब तो हम जल्दी ही शादी कर ही लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तो अब माँ तुमसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। मेरे लिए तुमसे दूर रहना एक सजा के बराबर है। इसके बाद करण ने बड़े प्यार से फिया का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उससे कहा, फिया तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। फिया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम आज मेरी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? करण, फिया तुम प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। इस बार वक्त मेरे पास मेरे कैंप में कुछ मॉडल्स हैं, पर इनमें से किसी भी नई मॉडल का अभी इतना नाम नहीं है जिसके दम पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। मुझे जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वह छोटे छोटे एजेंसीज के छोटे छोटे कोलैबोरेटर्स मिल रहे हैं। पैसा कमाने के लिए बड़ा नाम होना ज़रूरी है और बड़ा ब्रांड और बड़ा नाम किसी के साथ जुड़े मिलेगा और भी मैं जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और हम दोनों जल्दी ही शादी कर पाएंगे। कर्ण जो भी बोल रहा था फिया को वह सब सही लग रहा था। बात भी सही थी, पैसे कमा पाएंगे तभी तो भविष्य और परिवार बना पाएंगे। वैसे भी फिया ने हमेशा के लिए एक अच्छे कैरियर और प्यारे से परिवार का ही सपना देखा था। इसी वजह से फिया ने कर्ण की ओर देखकर कहा, ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ, अपनी कंपनी में अपना नोटिस दे देती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि वह आगे से मेरे लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना लें। फिया की बात सुनकर करण खुश हो गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जो लोग फिया के साथ काम कर चुके हैं वो लोग दोबारा फिया के साथ ही काम करना चाहेंगे और इसके लिए मजबूर होकर कर्ण की कंपनी में ही आना पड़ेगा। कर्ण सीधे सीधे फिया की पॉपुलैरिटी का और उसके हुनर का फ़ायदा उठाना चाहता था, पर फिया के लिए तो प्यार और परिवार ही ज़रूरी था। इसीलिए उसने ये सारे फैसले कर्ण के मन मुताबिक किए थे। जल्दी ही फिया ने ड्रीम्स अनलिमिटेड को छोड़कर स्टार किंग की ज्वाइन कर लिया। करण की कंपनी में धीरे धीरे करके लोगों के काम के लिए कॉल आने लगे, क्योंकि वैसे भी ऐसी खबरें मीडिया में बहुत जल्दी फैलती हैं कि कौन सी मॉडल किस एजेंसी में जा रही है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, वगैरह वगैरह।